प्रिय मित्रों, आपका वेद आईएएस के इस मंच से स्वागत है। हिंदी जो आपका प्रथम पत्र है पीएसआई का, उसका हमने पहले भी आपको दिग्दर्शन दिया, एक सामान्य स्ट्रेटेजी बताई थी कि कैसे कैसे क्या होता है, कैसे पढ़ना है, उसके बारे में जो भ्रम है, जो यथार्थ है वो बताया था। आज मैं हिंदी के कुछ चीज़ों को लेता हूँ। कैसे हम लोग सोचते हैं कि हिंदी इजी है और पता चलता है कि वो ये तो बहुत कठिन निकली। तो आइए मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आज मैं किसी एक टॉपिक को लूँगा और उसके 3 पक्ष पे बात करूँगा। एक सरल पक्ष, एक थोड़ा कठिन और एक अपवाद पे। उदाहरण के लिए मैं अभी लेने जा रहा हूँ आपके समक्ष, मैं संधि के शब्द लेने जा रहा हूँ। संधि में आप देखेंगे कुछ संधियां तो बहुत ही सरल हैं, कुछ संधियां आप हाथ डालेंगे गलत हो जाएगा, और कुछ संधियां ऐसी हैं यदि आपने नहीं पढ़ा है तो उसका उत्तर दे पाना आपके लिए बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही कठिन है, दुर्लभ जैसा ही है, गेय है वो। तो मैं आज जो उसके रूप हैं, जो भी आपके टॉपिक हैं, टॉपिक तो बहुत सारे हैं, जैसे मैं अभी लेता हूँ, जैसे मैंने संधि ले ली है ना, पीएसआई हिंदी, पीएसआई हिंदी है ना, और इसमें प्रश्नों के प्रकार, प्रश्नों के प्रकार। तो आपको ध्यान ये रखना है, हिंदी में आपका जो पहला प्रश्न होगा, प्रथम जो प्रश्न होगा वो सरल प्रकृति का होगा। और ये कितने होंगे? ये लगभग 50% प्रश्न सरल प्रकृति के होंगे, जो आप आराम से स्वाध्याय से भी कर सकते हो। बाकी के जो 30 प्रश्न हैं, दूसरा नंबर है, दूसरा प्रश्न हमारा है जो क्लिष्ट प्रकृति का है, या जिसमें थोड़ा बहुत अवधारणा समाहित है, अवधारणा शामिल है। वो शब्द, वो प्रश्न हमारे पास 30% के आसपास होंगे। और जो अपवादात्मक हैं, अति क्लिष्ट है, तीन क्या है? अति क्लिष्ट, अति क्लिष्ट, क्लिष्ट का मतलब होता है कठिन, दुरूह। अति क्लिष्ट या अपवाद कह लो इसे आप, अपवाद। ये ऐसे हैं जिसमें किसी की कुछ नहीं चलती है, इसमें बेढंगा शब्द होगा, अर्थ पता नहीं होगा, उसका जो विच्छेद होगा, उसका जो योजन होगा वो अलग ढंग से होगा। उसे तो हमें बिल्कुल सामान्य ढंग से रट्टा मारना होता है। तो पेपर जब बनता है ना, तो पेपर इस तरह से 20% प्रश्न इसके भी बन जाते हैं। तो कितने हो गए ये आप पूरा देखेंगे तो दोनों सब मिला के 100% हो गए। तो ऐसी प्रकृति किसकी किसकी होती है? संधि की ऐसी प्रकृति होती है ना। उपसर्गों की भी ऐसी प्रकृति हो सकती है, और प्रत्यय की तो 100% ऐसी प्रकृति है। समास की ऐसी प्रकृति है। तो सबके बारे में बात करूंगा मैं आज। मैं संधि ले सकता हूं, उपसर्ग ले सकता हूं, समास ले सकता हूं। चलो समास ले लेता हूं, मैं समास लेता हूं। समास में मैं सबसे पहले ये वाला लूंगा, सरल लूंगा, फिर मैं क्लिष्ट लूंगा, फिर मैं अति क्लिष्ट और अपवाद लूंगा। समास को लेता हूं। तो समास के जो 3 रूप हैं, 1, 2, 3, ये तीनों रूपों को हम आपके सामने रख रहे हैं। और देखना, आपको ऐसा लगेगा आप कहां से बात कर रहा हूं मैं। आपको लगेगा मैं तो बिल्कुल लगता है इस लोक से बाहर की बात कर रहा हूं, यदि आपने पढ़ी हुई है तो। अब जैसे देखिए, हमारे पास शब्द है सरल वाले में से लेता हूं मैं। सरल देखिए, सरल लेता हूं मैं। सरल है हमारे पास हिमालय, ठीक है ना, हिमालय। इसका विग्रह होगा हिम का आलय, हिम का आलय, ये विग्रह होगा। इसको मैं मान रहा हूं सरल प्रकृति का। मैं संधि की बात नहीं कर रहा, समास की बात कर रहा हूं। ये षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। और यदि इसमें और कुछ जोड़े हम,
तो हम दे सकते हैं गृह स्वामी, गृह स्वामी। गृह स्वामी का भी विच्छेद यही होगा, गृह का स्वामी, गृह का स्वामी। सामान्यतया जो सामान्य बात भी जानता है, यदि समाज कभी पढ़ा हो उसने स्कूलिंग टाइम में भी या वैसे भी स्वाध्याय भी किया हो, तो आराम से इसका विग्रह वो कर सकता है। लेकिन हम क्लिष्ट पे आते हैं तो क्लिष्ट में आपको ऐसी चीज मिलती है जिसमें थोड़ी सी अवधारणात्मक बात की आवश्यकता होती है। अब जैसे हम लेते हैं दीनानाथ, हमने लिया दीनानाथ, ठीक है, ये थोड़ा क्लिष्ट मानता हूं मैं इसे। मैं लेता हूं यहाँ पे क्लिष्ट के रूप में जिसमें थोड़ा सा कंसेप्चुअल बात शामिल है, वो है जैसे अब दीननाथ में इसका विग्रह यदि करेंगे तो दीनों के नाथ। अब देखिए पहले दीनानाथ का संधि कर लेते हैं, दीन धन नाथ होगा, क्या होगा, दीन धन नाथ होगा। अब जब आप विग्रह करोगे तो दीन और नाथ शब्द को बोलोगे, दीन और अनाथ शब्द नहीं बोलोगे। दीन और अनाथ बोलोगे तो वही आपका ये वाक्य और अर्थ बिल्कुल भी असंगत हो जाएगा। असंगत होते ही आप गलत हो जाएंगे, इसलिए हम पहले विच्छेद कर रहे हैं दीन धन नाथ। अब यहाँ विचित्रता ये है कि भाई दीनानाथ लिखा हुआ है और आप विच्छेद कर रहे हो दीन धन नाथ, और कहाँ चला गया, तो अपवाद रूप में ये संधि का है ये। इसीलिए समास में भी हम जब इसका विच्छेद करें, विग्रह करेंगे, तो वो होगा दीनों के नाथ, दीनों के नाथ, ऐसा विग्रह करेंगे हम। और अतिक्लिष्ट तो ये थोड़ा सा वैसा हो गया, कंसेप्चुअल हो गया। और यदि अतिक्लिष्ट में लेते हैं हम, तो अतिक्लिष्ट में पूछूंगा आपसे कि बताइए समानाधिकरण बहुब्रीहि क्या है। समानाधिकरण, समानाधिकरण बहुब्रीहि, समानाधिकरण बहुब्रीहि का उदाहरण, का उदाहरण, ठीक है। अब देखिए हमारा प्रश्न है समानाधिकरण बहुब्रीहि का उदाहरण कौन सा है, इसमें से कोई एक आपको बताना है जिसमें समानाधिकरण बहुब्रीहि का उदाहरण हो। तो चलिए मैं लेता हूं, सबसे पहले मैं ले लेता हूं एक उदाहरण ले रहा हूं मैं, इसमें लिया मैंने रत्नगर्भा, ये पृथ्वी के लिए आता है रत्नगर्भा, ठीक है ना, ये हो गया आपका रत्नगर्भा। ये देखिए रत्नगर्भा एक शब्द ले लिया मैंने। दूसरा शब्द ले रहा हूं मैं बहुब्रीहि की का ही उदाहरण है पीतांबर, पीतांबर। तीसरा लिया भगवान विष्णु के लिए नाम आता है चतुर्भुज, चतुर्भुज, ये एक नाम आता है, भगवान विष्णु का नाम है ये। और चौथा नाम ले लेता हूं मैं जिसमें वो भी भगवान विष्णु का अन्य देवता का ही नाम है। जैसे हमने लिया रक्तांबर या श्वेतांबर, ये हमने 4 शब्द लिए। और हमारा प्रश्न है, इसमें क्या प्रश्न है, प्रश्न देख लेते हैं। हमारा प्रश्न है, प्रश्न हमारा है समानाधिकरण बहुब्रीहि का उदाहरण क्या है। समानाधिकरण याद रखना है आपको, समानाधिकरण बहुब्रीहि का उदाहरण कौन सा है, ये हमारा प्रश्न है, ये हमारा समानाधिकरण बहुब्रीहि। तब कौन सा है समानाधिकरण बहुब्रीहि, हम जब तक समानाधिकरण नहीं जानेंगे, जब तक हम बहुब्रीहि के व्यधिकरण को नहीं जानेंगे, जब हम व्यतिहार बहुब्रीहि नहीं जानेंगे, जब तक हम तुल्ययोग बहुब्रीहि नहीं जानेंगे, इसके बारे में बताना बहुत मुश्किल होगा। तो समानाधिकरण, अब देखो अभी मैं समझाता हूं आपको ये समानाधिकरण बहुब्रीहि होता क्या है। सबसे पहले देखिए मोटी बात आनी चाहिए, मैं देखिए क्लिष्ट की बात कर रहा हूं, इसलिए मैं दिग्दर्शन, ये क्या है आपको बताने के लिए, मेरा उद्देश्य है कि जो बच्चे अपने को पंडित समझते हैं
जो बच्चे अपने को होशियार समझते हैं वो बता के देखें इसमें क्या उत्तर होगा। तो जो बच्चे सीखना चाहते हैं उनके लिए भी मेरा ये प्रस्तुति है ताकि आप समझ सको। बाकी सारी चीज़ें हम ऑफलाइन क्लास में, और मैं तो व्यवस्था करूँगा कि सारी बातें जो ऑफलाइन है जो आपकी क्लास होगी उसमें सारी बातें ऑनलाइन भी तैयार रहें, ताकि बाय द वे कभी आप मिस कर दो हमारी क्लास को तो ऑनलाइन आप प्राप्त कर सको, ऐसी व्यवस्था हम सुनिश्चित करेंगे। अब जैसे आज मैं दिग्दर्शन मात्र एक एक से कहते हैं एक एक सूचनात्मक या एक जानकारी, सामान्य जानकारी के लिए मैं प्रश्न दे रहा हूं आपको कि समाज के ऐसे प्रश्न हो सकते हैं। अब देखिए, पहला प्रश्न आपने आराम से कर दिया, कौन सा, हिमालय, हिमकालय। दूसरा प्रश्न भी आपने किया पर उसमें गलती की संभावना थी, जिसे मैंने क्लिष्ट कहा, वो था आपका दीनानाथ, दीनों के नाथ, है ना। और तीसरा जो था समानाधिकरण व्यधिकरण क्या है, ये समझ में नहीं आया साहब। तो मैं बताता हूँ, देखिए सबसे पहले इसका जो विग्रह होगा, रत्न गर्भा का विग्रह होगा। जैसे पहले विभक्ति देखिए किसे कहते हैं, क्योंकि इस बात को जो अपने प्रश्न पूछा है वो प्रश्न आप अपने आप उत्तर दे सको, ऐसी व्यवस्था अभी अभी हम करेंगे। 2 मिनट में आप समझ जाएंगे कि अच्छा ऐसा प्रश्न आता है क्या। सबसे पहले आप ये याद करो, कर्ता ने, कर्ता ने, है ना, कर्म को, कर्म को करण से, द्वारा, से या द्वारा, संप्रदान क्या होगा, आपने पढ़ा हो पहले तो, संप्रदान के लिए इसका चिन्ह है। ये के लिए वे लिए जो लिख रहा हूं मैं, ये क्या है, ये सारे के सारे जो चीजें है ना, ये है परसर्ग। इसी को कहते हैं कारक चिन्ह। इसको क्या कहते हैं, कारक चिन्ह। इसको कहते हैं विभक्ति। ऐसा कैसे, हालांकि विभक्ति तो इधर होती है, प्रथमा द्वितीया वगैरह, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी। पंचमी क्या होगा, अपादान। विग्रह कैसा करेंगे, कैसा, इसका चिन्ह क्या है, यहां भी से है। आप देख रहे हो, इसकी चर्चा आती है जिसमें कारक के चिन्ह परसर्ग, और इसका नाम है कारक। इसका क्या नाम है, कारक। इसे हम क्या कहते हैं, प्रथम द्वितीय को क्या कहते हैं, हम विभक्ति कहते हैं। अब देखिए, इसको समझाने के लिए इसका समझना बहुत आवश्यक है। आपको ध्यान रखना है 1 2 3 4 5 जो है ना, उसको हम कह रहे हैं प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी। इस तरह से जो नाम आ रहे हैं, संख्यावाचक जो नाम आ रहा है, उसे कहा जाता है विभक्ति। प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति। अच्छा, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान संबंध और अधिकरण नाम जो आएगा, बार बार आएगा, बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए, इसको कहते हैं हम कारक। कारक कहते हैं इसको, इसका नाम कारक है। और ने को से द्वारा जो है उसका नाम है परसर्ग या कारक चिन्ह नाम है इसका, है ना। तो इसमें ने को से वगैरह जो है ये क्या है, ये कारक चिन्ह है या परसर्ग है। इतनी बात स्पष्ट हो गई। अब देखिए, मैं इसके आधार पे, अच्छा एक चीज और समझिए आप, समान, समानाधिकरण का मतलब होता है समान आधार, समान आधार या विभक्ति। यहाँ जो आधार का मतलब वो विभक्ति से है। शब्दों में विभक्तियां होती हैं, इसलिए आधार जो है ना, समानाधिकरण। तो अधिकरण, आधार का मतलब अधिकरण है, आधार जो है क्या है, अधिकरण है। तो समानाधिकरण ये शब्द हो गया। तो समान विभक्ति जिसमें होती है उसको समानाधिकरण कहते हैं। एक शब्द होता है व्यधिकरण। अब देखना, व्यधिकरण, व्यधिकरण, व्यधिकरण का मतलब होता है असमान, असमान विभक्ति, असमान विभक्ति। ये दो बात सीख के अब हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने जा रहे हैं। आपका प्रश्न है ये वाला, समानाधिकरण बहुब्रीहि का उदाहरण कौन सा है, समानाधिकरण व्यधिकरण का उदाहरण कौन सा है। तो देखिए, समानाधिकरण व्यधिकरण का उदाहरण कौन सा है उसे हम लेते हैं। समानाधिकरण व्यधिकरण का उदाहरण कौन सा है, इसे देखिए आप। हमारे पास है रत्न गर्भा। मैं इसका विग्रह कर देता हूं पहले। रत्न है गर्भ में जिसके, रत्न है गर्भ
में जिसके, एक उदाहरण पीतांबर, यहां देखिए पीत है अंबर, पीत है अंबर जिसका, रत्न है गर्भ में जिसके का मतलब है जिसमें रत्न है, हीरा मोती जवाहर सोना चांदी तांबा, ये सब कहाँ पाया जाता है? धरती के गर्भ में पाया जाता है, धरती को खोद के निकालते हैं, इसलिए धरती को रत्न गर्भा कहा जाता है। धरती के नीचे खजाना छिपा हुआ है, यह हमारे भारतीय विद्वान बहुत पहले से जानते थे, उसे रत्न गर्भा कहा उन्होंने। और दूसरा विग्रह क्या? पीत है अंबर जिसका। तीसरा विग्रह करूंगा मैं चतुर्भुज का, चार हैं भुजाएं जिनकी, चार हैं भुजाएं जिनकी, आप ऐसा भी कह सकते हो जिनकी चार भुजाएं हैं, जिनकी चार भुजाएं हैं, ऐसा विग्रह हम कर सकते हैं। और चौथा शब्द है पीतांबर, पीतांबर का विग्रह होगा रक्तांबर, रक्त है, रक्तांबर का विग्रह क्या होगा? रक्त है अंबर जिसका, देखिए रक्त है लाल है, रक्त है अंबर, रक्त है अंबर जिसका। मेरा ये क्रम चल रहा था, किस चीज का? मेरा ये क्रम चल रहा है समास कैसे सरल और कैसे क्लिष्ट और कैसे अति क्लिष्ट हो सकते हैं। अब देखा, अति क्लिष्ट होने के कारण मुझे इतना सारा प्रपंच करना पड़ा, इतना सारा प्रपंच के बाद हम समझ पाएंगे कि ये प्रश्न का उत्तर क्या होगा। हमारा प्रश्न था कि समानाधिकरण बहुब्रीहि कौन सा है। अब देखना, गौर करना, आप इसे ध्यान रखिए, कर्ता ने कर्म को कर्ण से और अपादान से संबंध काके की रारेरी वगैरह होता है। एक अपादान हो गया, अपादान के बाद में आप थोड़ा सा संबंध का और लिख दूं, संबंध है अगला, संबंध में क्या आता है? काके की आता है। और अधिकरण नाम का एक और कारक है जिसका चिन्ह है में पेपर, क्या है? में पेपर। इस पूरा इसकी चर्चा पूरी तरह से जब कारक पढ़ेंगे तब आएगी, अभी प्रसंग बस हमने इसकी चर्चा की है। तो अब प्रसंग क्या है इसका? क्योंकि हमें समास समझना था। तो अब देखिए, हमारे पास समानाधिकरण का ये अर्थ पता चल गया, समानाधिकरण। देखिए अभी मेरा जो अधिकरण है, अभी मेरा अधिकरण क्या है? अभी मेरा अधिकरण ये फर्श है, मैं फर्श पे खड़ा हूं और सामने जो बच्चे बैठे हुए हैं वो बच्चे कुर्सी पे बैठे हुए हैं। तो बच्चों का अधिकरण कुर्सी है और मेरा अधिकरण ये फर्श है, कालीन बिछी हुई है, कालीन के ऊपर मैं खड़ा हूं। तो मेरा अधिकरण फर्श है, बच्चों का अधिकरण कुर्सी है। तो बच्चों का आधार और मेरा आधार अलग अलग है। अधिकरण ही आधार कहलाता है, अधिकरण ही आधार होता है। तो मेरा अधिकरण बच्चों का अधिकरण अलग अलग है, तो हम कहेंगे हम लोग व्यधिकरण वाले हैं, यानी हमारा अधिकरण बच्चों का अधिकरण अलग अलग, जिसका अधिकरण उसे व्यधिकरण कहते हैं। और यदि मैं भी बच्चों के साथ कुर्सी पे बैठा रहूं तो सबका समान अधिकरण माना जाएगा। तो जिसका अधिकरण बराबर उसे कहते हैं समान अधिकरण, जिसका अधिकरण बराबर नहीं हो, अलग अलग हो तो व्यधिकरण, एक जैसा हो तो समानाधिकरण। ये है समानाधिकरण, ये है व्यधिकरण, ऐसे समझो आप। जिसका अधिकरण अलग अलग है वो है व्यधिकरण, और जिसका अधिकरण यानी आधार समान है उसको कहेंगे समानाधिकरण। यहां देखिए, यहां पर रत्न में क्या विभक्ति है? रत्न में काके की में से कौन सा है? ने को से द्वारा के लिए से संबंध काके की अधिकरण में पेपर में से कौन सा है? कुछ भी नहीं है, हम इसको देंगे 0। हमने कुछ भी चिन्ह लगा हुआ नहीं है, रत्न के तुरंत बाद कोई कारक का चिन्ह नहीं है। आगे देखिए, गर्भ में जिसके, गर्भ के बाद में कारक का चिन्ह जो सप्तमी विभक्ति का है। तो एक शब्द में 0 चिन्ह है, दूसरे शब्द में 7 नंबर का चिन्ह अर्थात अधिकरण का चिन्ह है। हम इस पे आते हैं, पीत है अंबर जिसका। पीत में जो हमारा कारक का चिन्ह वो 0 है, अंबर में जो कारक का चिन्ह वो 0 है। ये दोनों शब्द समानाधिकरण के उदाहरण हैं, क्योंकि इनका समान अधिकरण है। अब देखना, ये समान अधिकरण हो गया, और स्पष्ट है कि 0 और 7 अलग अलग है, इसलिए किसका उदाहरण हो गया? ये व्यधिकरण का उदाहरण हो गया, व्यधिकरण। ये समान अधिकरण, ये व्यधिकरण।
हमारा प्रश्न ये है कि साहब समानाधिकरण बहुब्री का उदाहरण कौन सा है। तो समानाधिकरण व्यधिकरण का उदाहरण की यदि बात करेंगे तो समानाधिकरण एक तो ये मिला हमको, ठीक है, पीथ हैम्बर जिसका 4 के बाद भी कोई कारक चिन्ह नहीं है, भुजाओं के बाद कोई कारक चिन्ह नहीं है, इसलिए एक समानाधिकरण ये हो गया। और रक्त है अंबर जिसका रक्त में कोई चिन्ह नहीं है, अंबर में कोई चिन्ह नहीं है, इसलिए रक्तांबर जो शब्द है ना ये भी समानाधिकरण का हो गया। इसका मतलब हमारा उत्तर हुआ ये तीनों जो हैं इन तीनों में समानाधिकरण बहुब्रीही है। इनमें क्या है, सब में समानाधिकरण बहुब्रीही है, समानाधिकरण। और ये वाला क्या है, ये व्यधिकरण बहुब्रीही। देखिए ये व्यधिकरण बहुब्रीही है, ये रहा व्यधिकरण। तो इतनी सारी बातें जानने की आवश्यकता थी, तब हम इस क्लिष्ट प्रश्न को कर पाते। तो समाज के जो प्रसंग हैं उसमें सारी ऐसे ही प्रश्न आने वाले हैं। अब मेरा ये कहना है कि आप जब प्रश्न करने बैठोगे तो आप आराम से सरल वाले को तो कर लोगे, क्लिष्ट वाले में आधा सही आधा गलत होगा जो यहाँ की परिपाटी है उसके अनुसार। और जब अति क्लिष्ट में जाओगे तो 20% आपका होगा ही नहीं, यानी आप 200 में से केवल 160 नंबर का प्रश्न कर रहे होंगे। 160 40 नंबर का प्रश्न आप करोगे ही नहीं, कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि जब तक आप मुझसे नहीं पढ़ोगे, जब तक आप इस वेदा IAS से नहीं जुड़ोगे, तब तक आपका 20 पूरा छूटना है। और मजे की बात यह है कि ये जो 20% है ना, ये रट्टा मारने का है और मामूली सी व्याख्या की जरूरत है। ज्यादा पढ़ाई तो 50% में करनी है, ये भी आना चाहिए। देखिए घर जिसमें रहा जाता है उसकी दीवारें, उसके मकान, उनका ढांचा तैयार होना चाहिए, तभी हम उसके अंदर रंग रोगन और पर्दा सिस्टम और AC और लाइट सिस्टम कर सकते हैं। तो आपको इस एग्जाम में लाइट सिस्टम AC तक जाना है। वो जो साज सजावट है वो जो 30-50% है, तो 50% तो ढांचा है, 50% में कारीगरी बहुत ज़्यादा हो रखी, बारीक कारीगरी है। वो बारीक कारीगरी मैं आपको सिखाऊंगा, तब जाके आप सारे प्रश्नों को कर सकेंगे। समास में मैंने उसका उदाहरण लिया है, सरल ये था, क्लिष्ट मैंने बताया, अति क्लिष्ट अपवाद मैंने बताए, इस तरह की चीज़ें इसमें पाई जाएंगी। ऐसे अपवादों की संख्या कितनी है, 20% प्रश्न पूछा जाएगा, 20%। और हो क्या रहा है, सामान्यतया बच्चे 50 पढ़ के खुद को समझते हैं कि हाँ हमें तो समास आ गया, ठीक है ना। तो मैंने अभी क्या लिया, अभी मैंने समास लिया, अब मैं प्रत्यय लेता हूं। प्रत्यय को देखिए, प्रत्यय में भी मैं 3 तरह की बात करूंगा। आइए मेरे साथ आगे बढ़िए और देखिए। तीसरा हम प्रत्यय ले रहे हैं, प्रत्यय में भी मैं 3 तरह लूंगा। प्रत्यय में एक तो वो होगा जिसके अंतर्गत आप समान सरल प्रत्यय करेंगे, दूसरा ये होगा जिसमें आप क्लिष्ट प्रत्यय करेंगे, और तीसरा वो होगा जो अपवाद होगा, वो मरे सामान्य बच्चों से नहीं आ सकेगा, है ना। ये अपवाद लेंगे हम, क्लिष्ट लेंगे। आप सबको पता है प्रत्यय में क्या होता है, जैसे देखिए हमारे पास प्रत्यय जो है ना, जैसे गुरु शब्द है, गुरु, इसमें हमने जोड़ा त्व, तो त्व क्या है, प्रत्यय है, और गुरु क्या है, प्रकृति है। क्या है, ये प्रकृति है, ठीक है, ये प्रकृति है, ये प्रत्यय है त्व। तो ये सरल वाला देखिए, गुरु में त्व जोड़ा गुरुत्व बन गया, सज्जन में त्व जोड़ा सज्जनता, ता जोड़ा सज्जनता बन गया, पढ़ में आई जोड़ा पढ़ाई बन गया, लिख में आई जोड़ा लिखाई बन गया। जो जो जुड़ के शब्दों का नया निर्माण कर रहे हैं, नए अर्थ के शब्द बना रहे हैं, जो शब्द पीछे लग रहा है, देखिए उपसर्ग तो पहले लगता है, प्रत्यय पीछे लगता है, तो जो पीछे से लग के शब्द का निर्माण कर रहा है उसे कहते हैं प्रत्यय। तो प्रत्यय भी देखा आपने, ये सरल प्रकृति के सरल वाले प्रत्यय थे। ऐसे आप लाखों याद कर लो, आप मुश्किल से 50% काम ही कर सकोगे, 50% आप कर सकोगे यदि ऐसे याद करोगे तब। और इसमें भी कुछ सामान्य प्रत्यय भी ऐसे हैं
जो लगेंगे सामान्य लेकिन होते क्लिष्ट हैं वो। अच्छा, क्लिष्ट वाले जो प्रत्यय होते हैं वो कैसे होते हैं उसको देखो आप। क्लिष्ट वाला जो होता है वो 30% का सामान्य, यही देखिए एक सामान्य एक परसेप्शन है, या यूँ कह लो एक एक अनुमान है कि 50, 30 और 20 का रेशियो है ये प्रश्नों का। इसी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में, क्योंकि 50% सबको आता है, 30 और 20 से मेरिट बनती है। जब तक आप 80+, 90+ मार्क्स नहीं लाओगे तब तक आप योग्यता सूची में स्थान नहीं बना सकोगे। इसलिए हमें सब पे ध्यान देना है। ये जो 20% है और 30% है, इस पे बात करते हैं। क्लिष्ट वाले, सरल देख लिया आपने, सरल तो सरल था, गुरु में तो गुरु तो बन गया, तो गुरु प्रकृति है तो प्रत्यय है। लेकिन क्लिष्ट वाला क्या है, क्लिष्ट को देखते हैं। क्लिष्ट वाले में है हमारे पास जैसे नव है और तन है। अब नवतन को जोड़ के तो क्या बनना चाहिए था, नवतन को जोड़ के बनना चाहिए था नवतन, ऐसा बनना चाहिए था। पर नवतन फवतन कुछ नहीं होता। कुछ होता है क्या? कुछ नहीं होता है। तो नवतन क्या बनेगा, देखिए नव में जो व है ना, व को ऊ हो जाएगा। हमने कुछ नहीं किया, देखिए नौ में जो अ है ऊ है, इससे पूर्व सवर्ण होकर के, यानी नौ ऊ से मिलके व को ऊ करके हमने क्या बना दिया, ये बन गया नूतन। अब देख रहे हो, नवधन तन से नूतन बनाया, ये है क्लिष्ट वाला प्रत्यय। ये आपको पता चलना चाहिए, क्योंकि क्योंकि सामान्य वाले में जो सरल वाला प्रत्यय है, सरल में एक आएगा अद्यतन, अद्यधन तन, अद्यतन। तो अद्यतन जो शब्द बन रहा है ये सामान्य प्रत्यय है। पूरा शब्द से तन जोड़ोगे तो क्या बनेगा, पुरातन। ये कौन सा वाला है, ये सारे के सारे 1 नंबर वाले हैं, सरल वाले हैं। और पुरातन अद्यतन के चक्कर में यदि आपने नवतन को नवतन लिख दिया तो गए काम से, वो गलत हो जाएगा। तो नवतन क्या है, नवधन तन, वह जो है ना ऊ होकर के नूतन बनता है। इसको कहते हैं क्लिष्ट प्रत्यय, इसे कहते हैं क्लिष्ट कहते हैं इसको। और अपवाद की तो बात ही छोड़ दो प्यारे, अपवाद तो ऐसा है कि आनंद आ जाए। कहीं भी क्लिष्ट शब्द आ जाए, कहीं भी कुछ ग्रामेटिकली ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट जिसमें आ जाए, उसको ऐसा कहना चाहिए कि यार बहुत ही रोचक प्रसंग था, ऐसा बोलना चाहिए। अरे कठिन है, अरे राम राम बड़ा टेढ़ा है, ऐसा नहीं बोलना है कभी भी। क्योंकि दृष्टि यदि आपकी सकारात्मक होगी तो आप चीज़ों को जल्दी सीखोगे, और सकारात्मक नहीं होगी तो आपको उलझा देगी चीज़ें। अब हम आते हैं अपवाद वाले पे। अपवाद वाले देखोगे आप, एक जी नाम का धातु है, जी, जी का अर्थ होता है जीतना, ठीक है, जीतना। और जी में लगाते हैं, जी से हमने, जी है। अब इसमें आपसे हम पूछते हैं कि बताइए विजिगीषा में विजिगीषा में मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं, विजिगीषा में कौन सा प्रत्यय है? ये विजिगीषा में प्रकृति प्रत्यय बताना है। तो विजिगीषा में आप को विकल्प दे रहा हूं। देखिए हमारे पास विजिगीषा के जो प्रत्यय हैं वो इस तरह से हो सकता है क्या, विकल्प देखिए, यहाँ देखिए, नंबर 1 विकल्प, नंबर 2 विकल्प, नंबर 3 या नंबर 4। वि धन जिगीषा, एक तो ये लिया हमने। दूसरा ले रहा हूं मैं विजी धन गीषा, ठीक है। तीसरा ले रहा हूं मैं विजिगी धनसा, और चौथा ले रहा हूं मैं जी धनसा। इसमें आपको बताना है कि चारों में से कौन सा
प्रकृति प्रत्यय बीजी किसी के बारे में सही है। आप सच सच बताना, आप हृदय पे हाथ रख के देखो, आपको कभी भी इनमें से तीनों में से कोई एक सही लगेगा, इन तीनों में से सही लगेगा, लेकिन यथार्थ ये है कि न तो ये सही है, न ये सही है, न ये सही है, जी सा ये सही है, जी सा ये वाला सही है। तो देखिए, इसको हम कठिन बोले कि नहीं बोले, अपवाद बोले कि नहीं बोले, तो कैसे पता चलेगा कि ये इस तरह से बनेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इस तरह के जो प्रत्यय से संबंधित जो हमारे अपवाद हैं, हमारे क्लिष्ट हैं, हमारे जो बहुत दुरूह जिसे माना जाता है, वो कितने हैं? मुश्किल से 20-25 हैं। वो सारे 20-25 कहाँ से आए हैं? ये सब 20-25 जो भी पूरे हिंदी संस्कृत वाङ्मय से जो आए हुए हैं, सब हमारे मन मस्तिष्क में बैठा हुआ है। और परीक्षक इन्हीं में से एक एक दो दो नमूना हर साल देता है वो, और बच्चे हर साल कर नहीं पाते हैं और ये काम गड़बड़ होता है। जैसे इस बार या नाम के प्रत्यय के, देखो इसी में था, जैसा कि इस बार आरएस में पूछा गया था, उसमें ये पूछा था या प्रत्यय से शब्द बनाइए, या से शब्द बनाना, या प्रत्यय से। लोगों ने पता नहीं क्या क्या बनाया, लेकिन इससे बनेगा चर धातु से, चर धातु से या जोड़ेंगे तो बनेगा चर्या, भ्री धातु से या जोड़ेंगे तो बनेगा भारिया, समझे? इस तरह से चर से चर्या, भ्री धातु से भारिया, जिसका भरण पोषण किया जाए। देखिए, आज हमारी कोर्टें, जो हमारे न्यायालय हैं, या हमारे जो विधि विधान बने हुए हैं, बीएनएस बन के आया है आजकल, भारतीय न्याय संहिता, उसमें जो प्रावधान है वो पता है संस्कृत व्याकरण और हमारे भारतीय मूल्यों के अनुरूप है। भारिया का अर्थ ही होता है जिसका भरण पोषण किया जाए। यदि भरण पोषण नहीं किया जा रहा है तो वो भारिया नहीं है, ऐसी परंपरा। अच्छा, इसी परंपरा का निर्वाह करते हुए कोर्ट जो है ना, हमें भरण पोषण करने के लिए कहती है, यदि पत्नी उसकी हकदार है तो भारिया शब्द क्या है? जिसका भरण पोषण किया जाए वो भारिया। चर्या, जिस पे चला जाए। आप सुबह आपने दिनचर्या बना ली कि मुझे 6 बजे उठना है, 5 बजे उठना है, उसके अनुसार चल रहे हैं, तो हम कहेंगे आपकी दिनचर्या सुबह 5 बजे उठने की है। तो चर्या, भारिया, ये या प्रत्यय पूछा गया था। और आप विश्वास मानो, बहुत बहुत विरला कोई संस्कृत का व्यक्ति होगा जिसने चर्या वाला सही बताया होगा। मैंने तो वीडियो देखे, बच्चों के सुने, तमाम कोचिंगों की व्याख्यान देखे मैंने चतुर्थ पेपर पे, किसी ने इस पे बात नहीं की है। सब गया आयाराम गयाराम की बात कर रहे हैं। गया में या प्रत्यय बता रहे हैं और आया में या प्रत्यय बता रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं, ऊट पटांग बोले जा रहे हैं, जबकि अधिकृत रूप से जो चीज़ है ये या प्रत्यय से चर्या और भारिया शब्द बनते हैं, और भी कई शब्द बनते हैं। इसको हम किस में डालें? मैं तो समझता हूं इसको हम क्लिष्ट में डालेंगे, इसको हम क्लिष्ट में डालेंगे। ये क्लिष्ट का उदाहरण था। और ये जो विजिगीषा बोला मैंने, ये विजिगीषा में जी धन शाह होगा, ये वाला किसका उदाहरण है? ये वाला अति क्लिष्ट का उदाहरण है। तो अभी देखा मैंने बताया आपको समास में कैसे एक इजी वाला है, सरल वाला है, एक कठिन वाला है और एक अपवाद है। ऐसे प्रत्यय में बताया मैंने आपको कैसे एक प्रत्यय बिल्कुल सरल वाला है, एक कठिन वाला है और एक अपवाद है। आप कभी नहीं जा सकते यहाँ पे कि यार जी और सा से विजिगीषा बनेगा क्या। अब इसको समझो आप कैसे हो रहा है। होता यह है, जब सा प्रत्यय होता है, इच्छा अर्थ में सा प्रत्यय का विधान है। हिंदी में इच्छा अर्थ में सा प्रत्यय का विधान है। ध्यान से सुनना। अब ये जी जो धातु है, ये धातु है। जी क्या है? धातु है। अब जी जब भी सा प्रत्यय होता है तो जी धातु डबल हो जाता है। ये देखिए, जी धातु क्या हो गया? डबल हो गया। जी जी सा हो गया, जी जी सा हो गया। जी जी सा होने के बाद अब इसमें उपसर्ग और डाला गया। उपसर्ग का नाम है वी। ये देखिए, वी नाम का उपसर्ग डाला गया। देखो वी, ये द्वित्व हो गया। ये क्या है? द्वित्व हो गया। जी धातु 2 बार हो गया। बी जी जी सा। आप कहोगे द्वित्व क्यों हुआ? अरे भाई, जब भी सा प्रत्यय करते हैं इच्छा अर्थ में, जब भी सा प्रत्यय होगा, कोई भी धातु से सा प्रत्यय होगा तो द्वित्व हो ही जाएगा। ये व्याकरण का सामान्य नियम है, इसलिए द्वित्व हो गया। द्वित्व अब देखो बनता हुआ नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखिए बनता हुआ नजर आ रहा है ना। अब देखिए, ज को ग करने का नियम है, ज को ग करने का नियम है। चोह कुहू चवर्ग से कवर्ग सात,
चोह कुह नाम का सूत्र है, वो चवर को कवर करता है। तो जी को हमने कर दिया क्या, गी। और दीर्घ, अब देखिए यहाँ पे जी को ग हो गया, एक मिनट, इसको हम ऐसे लेंगे, जी को ग हो गया, है ना। अच्छा, गी में जो ई है, इसके कारण सपेरे वाले स को हम षटकोण के स में बदलेंगे। ये बेसिक हिंदी का नियम है। जब कभी ई उ री ए आई ओ औ बाईं ओर होता है, तो दाईं ओर वाला जो सपेरा का स है वो षटकोण का स बन जाता है। ये व्यापक हिंदी का नियम है, तत्सम शब्दों का नियम है। तो ई इसमें है, इसलिए हम इसको कर देंगे सा, ठीक है। और बाकी आप जोड़, अच्छा इसके बाद अगला नियम ये है कि ई को बड़ी ई हो जाती है, तो पूरा शब्द क्या बन गया, इन सबको जोड़ोगे तो क्या बन के आएगा सामने, ये सारा बन के आएगा आपका, ये सारा बन के आएगा विजिगीषा। ये शब्द आ गया आपका विजिगीषा। मैं फिर से रिपीट करता हूं, वी नाम का एक उपसर्ग है, जी नाम का एक धातु है। जब भी सा प्रत्यय होता है वो डबल हो जाता है, द्वित्व हो जाता है। हमने द्वित्व किया, द्वित्व करने के बाद हमने देखा इसमें ई है, ई ने सपेरे वाले श को षटकोण का श कर दिया। यह सामान्य नियम, मैं कोई अपने मनगढ़ंत बात नहीं कर रहा हूं। जब आप पढ़ोगे तो अपने आप आएगा ये। और फिर इसके बाद ज को ग करने का विधान है, तो बाद वाले ग को हमने ज को ग किया, ज को ग करने के बाद ई को बड़ा करने का भी विधान है। आप किसी भी सा प्रत्यय में देखोगे सारे शब्द बड़ी ई वाले मिलेंगे सब में। जैसे चिकीर्षा है, चिकीर्षा भी सा प्रत्यय वाला है। अब देखिए चिकीर्षा में, चिकीर्षा ऐसा बनेगा, चिकीर्षा आप देख रहे हो, ये चिकीर्षा ऐसा बनेगा, चिकीर्षा ऐसा बन रहा है। की बड़ी आ रही, सा से ठीक पहले की बड़ी आ रही है ना, तो की बड़ी जो आ रही है वो इसी नियम से आ रही है। तो इस तरह से आप देखोगे जो कठिन वाले हैं वो मजेदार हैं, जो कठिन नहीं अपवाद वाले और भी ज्यादा मजेदार हैं। और ये हैं कितने, 1,00,000-2,00,000 नहीं है, ये मुश्किल से 20-25 है। तो 20-25 पता है, 20-25 आप एक एक टॉपिक पे 15-20 आप 2-3 बार करोगे, याद हो जाएगा आपको। आपको असली काम करना है इस 50 के लिए। ये थोड़े थोड़े हैं, क्लिष्ट और अपवाद जो, देखिए क्लिष्ट और अपवाद जो होते हैं ना, थोड़े थोड़े ही होते हैं, 2-4 होते हैं। वो पता नहीं होता है, वो परीक्षक खोज के पूछ लेता है, और बच्चे सब के सब मारे जाते हैं, सब रह जाते हैं। क्योंकि मेरिट जाती है 75+ और आप लाते हो 50+, 55+, 60+, 65+ लाते हो, बार बार लाते हो, फेल होते हो। जब 5 साल फेल हो जाते हो तब कहते हो कि भाई रे भाई ये तो मामला गड़बड़ है, कोचिंग वाले खराब हैं और मेरा भाग्य खराब है, ये आरपीएससी पेपर बेचती है और यहाँ पे भ्रष्टाचार है, यहाँ पे भ्रष्टाचार है। ये सब बातें सामने आती है। मुझे याद है पिछले वाले में जिसमें सरेआम धांधली हुई थी, उसमें भी हमारे बच्चे पास हुए हैं। कैसी बात कर रहे हो भाई, उसमें भी हमारे बच्चे, एक पाई नहीं दिया बच्चों ने, और बढ़िया शानदार ढंग से पास हुए हैं। तो ये सब जो व्यवस्था का रोना रोते हैं ना, वो सब के सब दगाबाज बच्चे हैं, सब के सब बेईमान बच्चे हैं, सब के सब भोले और मूर्ख बच्चे हैं, जो व्यवस्था को, जो माता पिता को, गुरु को, कोचिंग को आक्षेप करते हैं। आपने ठीक से पढ़ा नहीं होता है, आप किसी सामान्य टीचर से पढ़ रहे होते हो तो कहाँ से बता पाएगा वो सामान्य टीचर धक्के दे के मुश्किल से 50% तो उसने खुद सीखा है, वो अधिकृत व्यक्ति है ही नहीं हिंदी का, वो क्या बताएगा आपको। मैं बताऊंगा 100% आपको। 100% जब तक नहीं जानोगे तब तक 80% कहाँ से लाओगे। आप पढ़ रहे हो 60% वालों से, वो आपको खींच के 55 तक ले जाएगा, खींच के 59 तक ले जाएगा, और हमें लाना है 80 और 90। क्योंकि मेरी जिम्मेदारी, हिंदी वाले की जिम्मेदारी होती है, खासकर मैंने तो जिम्मेदारी ली है, क्या वो ये कि मैं आपको 80-90% के आसपास ले जाऊं खींच के। 8 आपके 100 नंबर का 90 नंबर होता है 90%, तो 200 नंबर में 180 नंबर होगा 90%। तो मेरा टारगेट है 90+ तक ले जाऊं आपको।
95 तक ले जाऊं, 96 तक ले जाऊं, ये मेरा टारगेट है। जैसे ही 95, 96, 90 तक जाओगे, उससे क्या होगा, आपका जीके वाला जो भार है वो कम हो जाएगा। मैं तो बहुत बड़ा उपकार कर दूंगा आपका। आप जीके में 70-80 लाइए 200 में से, हिंदी में आप लाइए 190 तक, आपका काम हो जाएगा। हिंदी ही ऐसी चीज है जो आपका उद्धार, और हिंदी चीज नहीं है, हिंदी के जो सेवक हैं, मैं हिंदी का सेवक हूं, मैंने हिंदी के साथ तपस्या की है, मैं हिंदी की रग रग की बात जानता हूं। और परीक्षक रिसर्च करके आपको प्रश्न बनाएगा, जैसा कि डिप्टी जेलर में पेपर बना था, हाथ कंगन को आरसी क्या, आप डिप्टी जेलर का पेपर देखो, इससे भी क्लिष्ट पेपर बनाया जा सकता है। आप आरएस का पेपर देखो, ये जो आरएस हुआ है महीना भर पहले, इससे और पहले वाले आरएस का पेपर देखो, उसमें मेरिट गई है 32.5%। 262 अंक जिनके आए थे वो मेंस दे के इंटरव्यू दे रहे हैं इस समय। और अब जो जिन्होंने मेंस लिखा है, बच्चे बता रहे हैं, हमारे बहुत से बच्चे, बहुत अच्छे सुबुद्ध बच्चे इसमें बैठे हुए थे, उन्होंने कहा गुरुदेव इस बार 250 नंबर आ जाएं, 800 में से 250 तो बड़ी बात है, मेरिट बहुत ही नीचे जाएगी, क्योंकि पेपर बहुत ही क्लिष्ट था। तो वो पेपर क्लिष्ट था, डिप्टी जेलर वाला पेपर क्लिष्ट था। तो क्लिष्ट क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो पूछ कहां से रहे हैं, वो यहां से पूछ रहे हैं प्रश्न, और यहां तक पहुंचने की क्षमता अध्यापकों में नहीं है, टीचर में ही नहीं है, तो वो बेचारे क्या बताएंगे। क्योंकि यदि उनको उनकी क्षमता होती ना, तो या प्रत्यय के बारे में पहले बता चुके होते वो, या प्रत्यय के बारे में कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, गया आया में कोई आया प्रत्यय हो सकता है क्या। इस तरह की मतलब ना समझी भरी बातें हिंदी में व्याप्त है। आपको पहचानना है कि गुरु खास कौन है जो हमें समुद्र पार करा दे, तो गुरु वो कौन है जो वाग जाल में फंसा के आपको डुबो दे। आपको डूबना नहीं है, हिंदी में यदि वर्चस्व स्थापित करना है, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हिंदी में यदि वर्चस्व स्थापित हो गया एसआई में, तो समझो कि आप आईएएस में, आप आरएस में बहुत अच्छे अंक लाओगे। क्योंकि यदि आप हिंदी मीडियम हो तो, और हिंदी मीडियम नहीं भी हो तब भी यदि भाषा आप जान जाते हो तो आपको बढ़त हासिल हो जाती है, आपको बोलना आ जाता है। मैं देखता हूँ बच्चों को बोलना तक नहीं आता है, वो शुद्ध हिंदी बोल भी नहीं पाते हैं, उनके प्रत्येक वाक्य में कुछ न कुछ अंग्रेजी के नए शब्द होते हैं, गलत शब्द होते हैं, उनका उच्चारण प्रांतीयता से युक्त होता है, उनका उच्चारण दोषपूर्ण होता है, उनका लेखन तो भयंकर दोषपूर्ण है, और संभाषण भी दोषपूर्ण है। आप मेरी सन्निधि में आइए, मेरी भाषा सीखिए, हिंदी मानक हिंदी सीखिए, लेखन सीखिए, संभाषण सीखिए। कोई ताकत नहीं है कि आपके ज्ञान विज्ञान से भरे विचार को भाषा यदि ठीक डाल दिया तो उसको कोई दूषित कर सके। परीक्षक के सामने आपकी कॉपी होगी और उसमें शुद्धता होगी तो नंबर देगा ही देगा। तो मैं यहाँ पर आपको सचेत करना चाहूँगा। आज मैंने क्या क्या लिया, आज मैंने संधि नहीं ली, मैंने लिया समास और मैंने लिया प्रत्यय, और बताया कि कैसे आप सरल, क्लिष्ट और अति क्लिष्ट के रूप में प्रश्न सामने पाएंगे, और उन प्रश्नों में जो आपका सरल है वो कदाचित आपसे हो जाए, लेकिन जो क्लिष्ट है, अति क्लिष्ट है, उसमें आपसे बहुत ही मुश्किल से प्रश्न हो सकेंगे, और वो किसी किताब के पढ़ने से नहीं आएंगे, वो किसी सामान्य अध्यापक से नहीं आएगा, वो हम जैसे प्रबुद्ध अध्यापक पढ़ाएंगे तभी जाके आपको हो पाएगा। क्योंकि किसी के बूते का नहीं है कि वो समझा सके कि बी कहाँ से आया, जी द्वित्व क्यों हुआ, श कैसे हुआ, इतनी सारी बातें बहुत ही मुश्किल है बता पाना, उसके लिए जो संस्कृत का निपुण विद्वान नहीं है। क्योंकि हिंदी आर्टिकल 351 आप याद करो, आर्टिकल 351 संविधान का अनुच्छेद 351 कहता है कि हिंदी संस्कृत भाषा से परिवर्धित और विकसित होगी। हिंदी की जो स्रोत भाषा वो संस्कृत है, जो संस्कृत नहीं जानेगा वो हिंदी के बारे में बस वो गोल मटोल बातें कर सकता है, आपको उल्लू बना सकता है। वो संस्कृत हिंदी अलग नहीं है, यदि अलग है तो आप अनुच्छेद 351 हटवा दो, तो हिंदी की अलग प्रकृति माना हमने। लेकिन अधिकतर बात मैं तो कहता हूँ हिंदी जो है ना, ये तो इंग्लिश से भी बहुत सारी बातें लेती है। मैं आपको याद दिलाता हूँ, वृत्ति अंग्रेजी से आई हुई है, पक्ष
अंग्रेजी से हिंदी में आई हुई है। सरल वाक्य अंग्रेजी का कंसेप्ट है ये। मिश्रित वाक्य अंग्रेजी का कंसेप्ट हिंदी में आई हुई है। और ऐसे ही संयुक्त वाक्य अंग्रेजी से इसमें कंसेप्ट आया हुआ है। ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अंग्रेजी से हिंदी में आई हुई है, लेकिन वो कितना है, थोड़ा है, कम है, लेकिन फिर भी है तो सही। तो अंग्रेजी भी आनी चाहिए हिंदी वाले को, और संस्कृत तो आनी ही चाहिए। ये दोनों तीनों चीज़ें आप मुझ में पाएंगे। और तो और आपको उर्दू का भी अच्छा खासा बोध होना चाहिए, क्योंकि उर्दू के भी शब्दों को भारत सरकार ने मान्यता दी हुई है। कुछ शब्द जो प्रचलन में हैं वो हिंदी के माने गए हैं। इतनी सारी बातें हैं हिंदी की। यदि आपका हिंदी का पूरा व्यवस्थित सुंदर दर्शन करना है तो मैं दर्शन करा सकता हूं आपको। ये दंभ नहीं है, ये मेरा स्वाध्याय और कृतभूरि परिश्रम जो हमारा विशेषण है वो आपको ये बात कहने के लिए बाध्य कर रहा है। इसमें घमंड और गर्वोक्ति नहीं है, यथार्थ है। दुर्लभ होगा मुझे जैसे अध्यापक का पा सको हिंदी के क्षेत्र में, बहुत मुश्किल काम है। और मेरा वैदुष्य, मेरी विद्वत्ता काम की नहीं है। मेरा वैदुष्य और मेरी विद्वत्ता इसमें है कि मैं कैसे संप्रेषित करता हूं आपको। मैं आपको भाई मैं खूब खाता हूं और खूब रबड़ी गुलाब जामुन और बढ़िया माल मेवा खूब खाता हूं, खिलाना नहीं आता तो क्या फायदा ऐसे व्यक्ति से, बताओ। खिलाना भी आना चाहिए ना। तो प्यारे ध्यान रखना, मैं खूब शौकीन हूं भाषा का, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मैं खिलाना भी जानता हूं। मैं खिलाना भी जानता हूं। आप पढ़ने बैठेंगे, आपको सारी बातें तमाम उदाहरणों से, प्रक्रियाओं से, पेशेंस से आपको ऊर्जास्वित करके, मोटिवेट करके मैं सारी बातें आप में संप्रेषित कर दूंगा। आपको 190 तक खींच के ले जाऊंगा। वो मेरी दक्षता है। मुझे लगता है मेरा जो ज्ञान विज्ञान है गुरुओं की वजह से जो मुझे प्राप्त है, उसकी बजाय मेरे जो पढ़ाने का जो तरीका है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसी से बच्चों को मैं लाभान्वित कर सका हूँ। तो आज मैं अपनी बात ही समाप्त करता हूँ। इसके बाद वाली क्लासों में आप 25 तारीख से हमारी क्लास शुरू है। आप संपर्क करें वेद IAS से, पता करें कब क्या कैसे है। वैसे समय जैसा कि इन्होंने निर्धारित किया हुआ पहले से 10:30 का है, 10 का है। आप समय मत देखिए, आ जाइए, संपर्क कीजिए। और देखिए साक्षात जो काम होगा उसकी तो बात ही अलग है। हालांकि मैं निवेदन करूंगा इन आयोजकों से कि आपको ऑनलाइन भी सारी सामग्री मिल सके, वो भी मिलेगी आपको, लेकिन पहले आप साक्षात्कार आइए, पढ़िए, जानिए, समझिए, क्योंकि बहुत बड़ा टास्क आपके सामने है। हिंदी की स्थिति बहुत खराब है, आपको बहुत अच्छी स्थिति करनी है। और आप केवल RAS के लिए, आप केवल PSI के लिए मत आओ, आप RS और IS के लिए भी आओ, क्योंकि जैसे आपकी PSI वाली हिंदी अच्छी होगी, आपके पर लग जाएंगे। आप हिंदी मीडियम में दी हैं तो और ज़्यादा अच्छी बात है। इंग्लिश मीडियम में तब भी आपकी हिंदी ठीक होने से आप औरों से 15-20 नंबर ज़्यादा लाएंगे और आपका रास्ता खुल जाएगा प्रशासनिक सेवा परीक्षा का भी। तो आज इतना ही। बहुत बहुत साधुवाद हमारा साथ देने के लिए, और फिर मिलते हैं। धन्यवाद।